देखो बेटा, लास्ट टाइम हमने किया था डेट इक्विटी रेशो, जो होता है डेट अपॉन इक्विटी, और डेट इक्विटी रेशो सॉल्वेंसी रेशो कहलाता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म में हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पेमेंट करने के कितने कैपेबल हैं। तो ये जो है आइडल जो रेशो होती है वो 2:1 होती है, मतलब 2 रुपये उधारी और 1 रुपया अपना इक्विटी। ठीक है, यस मैम। तो ये रेशो हमने कल करी थी। अब दूसरी रेशो है हमारी जिसका नाम है डेट टू टोटल एसेट रेशो। वो नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, डेट टू टोटल एसेट रेशो। ठीक है, यस मैम। तो डेट अपॉन टोटल एसेट, और डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, और टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स होता है, एसेट साइड का टोटल। और ये जो रेशो है, ये आइडल जो रेशो होती है वो प्योर रेशो 1:1 की अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब यस जैसे मैम। इन्होंने टोटल एसेट्स जो होती है उसमें आपको आता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है ना, यस मैम। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो डेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए, तो ढूंढो लॉन्ग टर्म डेट्स। तो यहाँ पर अगर सीधे सीधे वो क्वेश्चन दे ही देगा तो क्वेश्चन ही क्यों फॉर्म करेगा, है ना। तो उसने हमें यहाँ पर टोटल डेट्स दे रखा है। अब टोटल डेट्स मतलब कुल उधारी, लॉन्ग टर्म वाली भी और शॉर्ट टर्म वाली भी। तो टोटल डेट्स मतलब कुल उधारी जो हम पे चढ़ी हुई है, और हमें चाहिए लॉन्ग टर्म वाली उधारी। तो हम इसमें से टोटल डेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट बच जाएगा कि नहीं। यस मैम, बच जाएगा। तो करंट लाइबिलिटीज है हमारी ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तीनों करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है। जब हम टोटल डेट्स में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे क्या बचेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स। और फिर हमें टोटल एसेट, तो टोटल एसेट के लिए हमें फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, तीन आइटम्स दे रखी हैं। तो बस हमें उनको ऐड करना है। तो लॉन्ग टर्म डेट निकाला, टोटल डेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज की तीनों चीज़ें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यस लॉन्ग मैम। टर्म डेट। और टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, वो ऐड कर दी तो हमारी टोटल एसेट आ गई। तो जैसे हमने इसको रेशियो को रखा तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो आ गई। क्लियर। यस मैम। अब बताओ, इतना छोटा सा 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 लाइन का क्वेश्चन है, देखो, और 3 नंबर का ही होगा। आपको फाइंड करना है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स जो कि है 14 लाख, टोटल डेट्स जो कि है 16 लाख, करंट लाइबिलिटीज जो कि है 4 लाख। तीन चीज़ें दे रखी हैं और पूछा डेट टू टोटल एसेट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, डेट टू टोटल एसेट रेशियो का टोटल एसेट अच्छा। अपॉन टोटल एसेट। जो पहले आया वो पहले, जो नीचे आया वो नीचे। ठीक है, अब डेट यस मतलब मैम। लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल डेट दे रखा है फिर से, तो अब तुम्हें पता चल गया टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, है ना। लॉन्ग टर्म डेट तो ये डायरेक्ट लिखना नहीं है, फॉर्मूले में लिख के दिखाना है क्योंकि उसके नंबर होंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन, यस मैम। आंसर आ गया दिमाग में, उसको कैसे आया दिमाग में वो लिख के दिखाना होता है। ठीक है, यस मैम। तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अब टोटल एसेट, एसेट साइड की एक भी आइटम गिवन नहीं है,
लेकिन तुम्हें पता है बैलेंस शीट में इधर शेयर होल्डर फंड होता है, इधर लॉन्ग टर्म डेट होता है, इधर करंट लाइबिलिटी होती है, तो टोटल लाइबिलिटीज आ जाती है और यही तो टोटल एसेट के इक्वल होती है ना, बैलेंस शीट में। तो अब देखो शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है 14 लाख और टोटल डेट यानी इन दोनों का टोटल ये दे रखा है 16 लाख। लॉन्ग टर्म अगर लिखोगे 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज 4 लाख, देखो 16 लाख ही बन रहा है ना। यस मैम। 14 लाख और 16 लाख हो गया 30 लाख। ये जो टोटल लाइबिलिटी है एक्चुअल में यही टोटल एसेट के इक्वल होगी और हमें टोटल एसेट ही चाहिए। तो टोटल लाइबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल एसेट, है ना। तो टोटल लाइबिलिटीज मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट इक्वल्स टू टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड हो गया 14 लाख और टोटल डेट हो गया 16 लाख। तो टोटल एसेट कितना हो गया 30 लाख। तो अब डेट की यस जगह मैम। 12 लाख और टोटल एसेट्स की जगह रखोगे आप 30 लाख, लाख से लाख कट गया 12/30। तो इसको काटोगे तो रेशो आ जाएगी आपकी 0.4:1। हमेशा नीचे 1:1 लिखना है, ठीक है। यस मैम। हम्म। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन जिसमें गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैम वो जो कैश फ्लो में जो बैलेंस शीट रहती है वो भी लर्न करना रहता है और इसमें जो बैलेंस शीट रहती है वो भी लर्न करना पड़ता है। कैश फ्लो की जो, वो तो कैश फ्लो का जो फॉर्मेट है, हाँ वो फॉर्मेट। हाँ, वो तो क्वेश्चन करते करते हैबिट में भी आ जाएगा। तो उसको लर्न करने मतलब उससे कुछ हेल्प मिलती है मतलब अगर लर्न कर लो तो। हाँ वो पूरा कंप्लीट है लेकिन आइटम वाइज मुझे और आते नहीं है। जो रेशियो एनालाइज की टेबल है मतलब बैलेंस। तो अभी तक देख, ये है क्वेश्चन। इसमें आपको ये 3 चीज़ें दे रखी हैं और आपसे पूछा गया डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, क्या पूछा गया? डेट टू टोटल एसेट दैट रेशियो। टोटल एसेट रेशियो। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ना एक्चुअल में, जो बैलेंस शीट में यहाँ शेयर होल्डर्स फंड होता है और यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इन दोनों को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। समझ में आ गया? इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में लगा हुआ है। तो शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है लॉन्ग टर्म वाला और लॉन्ग टर्म लोन भी लगा होता है। बाकी करंट लाइबिलिटी तो रोज आता है रोज जाता है। तो इन दोनों के टोटल को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब तुम देखो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना, हम्म। तो मतलब इन दोनों का टोटल 40 लाख गिवन है। फिर शेयर होल्डर फंड अलग से भी गिवन है ना 24 लाख। तो इसका हाँ। मतलब जब इन दोनों का टोटल 40 लाख है, शेयर होल्डर फंड 24 लाख है, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन कितना हुआ? 16 लाख हुआ ना। ठीक है। यस मैम। और करंट लाइबिलिटीज आपको 4,80,000 दे ही रखी है। आपको पता है इस साइड का टोटल इक्वल्स टू इस साइड का टोटल, तो टोटल एसेट जो होगी वो यही होगी जो टोटल लाइबिलिटीज होगी। और टोटल लाइबिलिटीज है 40 लाख प्लस 480, 44,80,000। तो जो टोटल एसेट है वो भी 44,80,000 हो जाएगी। तो अब आपके पास डेट भी पता चल गई लॉन्ग टर्म वाली 16 लाख, ठीक है, और आपको टोटल यस एसेट मैम। भी पता चल गई 44,80,000। हम्म। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? यस मैम। अब है नेक्स्ट रेशो, एक और कर लेते हैं। ये समझ में आ गया तो प्रोपराइटरी रेशियो। कौन सी रेशो? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी कौन होता है? मालिक। तो मालिक कौन होता है किसी कंपनी के? शेयर होल्डर। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड
अपॉन टोटल एसेट्स। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना डेट टू टोटल एसेट, तो अब ये प्रॉपर्टी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला से क्लियर है एकदम, यस मैम। तो इसको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत तो नहीं है। एक एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस दूंगी, करने के। हाँ एक क्वेश्चन भेजती हूँ मैं, ये ट्राई करिए, खुद दिमाग लगाइए पहले, ठीक है। हम्म। तो ये मैंने भेज दिया, ये कर लेना। ठीक है। इसके बाद है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मैं बाद में करूँगी। अब इसके बाद पहले हम सीधे आ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज पे आ जाते हैं, ठीक है। हम्म। वो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में आपका है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम्म। ये सारे रेशोज रहते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये हैं छोटे छोटे से, लेकिन क्या रहता है इनमें छोटे छोटे के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बताते क्या होता है। नाम में ही दिख रहा है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये जो रेशोज होती है प्रॉफिटेबिलिटी वाली, इनका आंसर परसेंटेज में लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 100। तो नेट प्रॉफिट रेशियो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। ये वाले को और ये वाले का फॉर्मूला समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, अब बात आती है कि ये निकालेंगे कैसे, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत इजी सा है। तो अगर फॉर्मूला बहुत इजी सा है तो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि क्वेश्चंस में वो आइटम्स इस तरीके से गिवन हो तो फिर बात ही अलग है, लेकिन वो इस तरीके से गिवन होते नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये है देखो, ये है क्वेश्चन आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। आ रहा है पढ़ाई में, यस मैम। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही सेल कहते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब क्रेडिट सेल्स, उधार माल बेचना, ठीक है। ठीक है। क्रेडिट सेल्स। हाँ, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश सेल्स। कैश सेल्स। तो ये क्रेडिट सेल्स है और ये कैश सेल्स है। यहाँ परचेजेस और यहाँ एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, 11th क्लास में हमने सीखा था। यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता था टू परचेजेस,
और लेस करते थे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो इसी को बोलते हैं नेट परचेजेस। क्या बोलते हैं? अगर कोई बोलता है नेट परचेज, इसका मतलब परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो रखी है। ऐसे इधर लिखते हैं बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। तो ये जो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न होती है, इसी को बोलते हैं नेट सेल्स। फिर यहाँ पे आते थे टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाँ। तो हम क्या करते थे, हमेशा सेल वाली साइड ज़्यादा होती थी। तो सेल वाली साइड ज़्यादा होती थी, तो यहाँ पर सपोज सेल वाली साइड है 1000, क्लोजिंग स्टॉक है 300, तो ये टोटल हो गया 1300। मानो ओपनिंग स्टॉक था 100 और नेट परचेसेस था सपोज 700 और वेजेस था मान लो 50 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 50, तो ये टोटल हो गया 900। तो 1300 माइनस 900, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? ये 1300 को यहाँ लिखेंगे, 1300 में से 900 माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 400, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS बोलते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो माल हमने बेचा उसकी लागत क्या थी? तो उसकी लागत ये थी, ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास पुराना पड़ा था, प्लस नेट परचेजेस जो हमने परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके ख़रीदा, प्लस उसमें हमने भाड़ा और वेजेस खर्च किए, तो वो हमें इतने का पड़ा। लेकिन माइनस इतना माल तो बिका ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो जो माल बिका, दोज गुड्स जो हमने सोल्ड किए, उनकी लागत कितनी पड़ी? तो उनकी लागत इतनी पड़ी, ओपनिंग स्टॉक 100, नेट परचेजेस 700, वेजेस 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो 300। तो जो माल हमने सेल किया 800, 900 माइनस 300, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी हमारी? 600। कितनी पड़ी? समझ में आता? तो ये लंबा तरीका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स यहाँ पे देखो है 1000 और ग्रॉस प्रॉफिट है 400, तो 1000 माइनस 400 कितना आया? 600। तो ये है मेथड 1 COGS निकालने का, और ये है मेथड 2। हम सबसे पहले मेथड 2 की आइटम्स ढूंढते हैं क्वेश्चन में। अगर वो गिवन होता है तो हम छोटा वाला मेथड लगाना उचित समझते हैं, क्योंकि गलती के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर बाई चांस COGS के लिए नेट सेल्स दे रखा है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो फिर हम लंबे मेथड से निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हमने ये सारी आइटम यूज़ की तो ये दोनों बची, और अगर ये दोनों यूज़ करी तो इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि आंसर तो दोनों का सेम आना है। समझ में आ गया COGS निकालने के दो तरीके? क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना, COGS निकालने के दोनों तरीके। तो अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें, अच्छा अब देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूँ दोबारा से एक बारी, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे लिखें, मान लो मेरा ओपनिंग था 100 और क्लोजिंग हो गया 300, ठीक है। तो मैंने 100 को ऐड किया और क्लोजिंग को माइनस किया। ओपनिंग का कितना मेरा बेटा? 100 और क्लोजिंग का कितना मेरा? 300। तो बताओ जरा मुझे इंक्रीज इन स्टॉक कितना है? इंक्रीज इन स्टॉक कितना कहलाया? 200 कहलाया कि नहीं? तो अगर मेरा इंक्रीज हुआ स्टॉक में 200, तो देखो मैंने 100 ऐड किया, 300 माइनस किया, तो अल्टीमेटली मैंने 200 ही तो माइनस किया ना, है ना? यस मैम। तो इसका मतलब अगर मुझे ये फिगर ना दे रखी हो ओपनिंग की और ये ना दे रखी हो क्लोजिंग की,
मुझे इंक्रीज इन स्टॉक 200 दे रखा हो, तो मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज इन स्टॉक को क्या करना होगा, माइनस, क्या करना होगा, माइनस। माइनस। अच्छा उल्टा, अगर ओपनिंग दे रखा हो मुझे 500 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो मुझे 100, तो मुझे बताओ डिक्रीज हुआ ना स्टॉक में। हाँ। तो अगर मुझे बताओ अगर ओपनिंग स्टॉक में ऐड करती तो प्लस करती 500 और क्लोजिंग हम्म। स्टॉक लेस करती फॉर्मूले के हिसाब से, तो लेस करती 100, है ना। यस ओपनिंग मैम। स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब प्लस करती 500 लेस करती 100, तो अल्टीमेटली 400 ऐड किया ना। हम्म। तो अगर मुझे ये दोनों फिगर अलग अलग ना दे रखी हो, केवल डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा हो 400, तो मुझे डिक्रीज को क्या करना चाहिए होगा, ऐड। आया समझ में। यस मैम। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग क्रेडिट। स्टॉक, यानी क्लोजिंग हम्म। स्टॉक ज़्यादा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हमारे को इसको माइनस करना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस माइनस। का। और अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना होता है, ऐड, क्योंकि फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, ऐड। कौन सा साइन लगा है, ऐड। ऐड। तो अब देखो इधर, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ना, हम्म। तो हमें 50,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस। ठीक है ना, यस क्लियर। मैम। हम्म। अब इधर देखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो इसमें भी क्या हम्म। करना पड़ेगा, यस। माइनस। माइनस। माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ तो माइनस का साइन लगा रहता है ना। हम्म। हाँ। ठीक है। यस मैम। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तुम्हारे पास बुक है ना इसकी। हाँ, डी के गोयल की और टी एस की है। हाँ तो इसके डीके गोयल के या टी एस ग्रेवाल के फोटो खींच के शेयर करना, कल हम करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। आज तुम इन्हीं की ठीक प्रैक्टिस है। कर लो और, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस की जो अभी करे उनकी या फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी वाले की, प्रॉफिट? पीछे से अनसॉल्व वाले की, ठीक है। ठीक है। उसकी फोटो खींच के मेरे को शेयर कर देना। ठीक है। ओके बेटा, फिर मैं कल क्लास से पहले भेजता हूँ आपको। प्रैक्टिस कर ले बाकी, ठीक है। ओके। ओके।